हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 4th लेक्चर को। शुरू के 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर से पहले उनको देखें और सीक्वेंस में देखें, ठीक है, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर एक समस्या है कि इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी हमको सीक्वेंस बताता है उसमें स्टोरी भी चल रही है और साइमल्टेनियसली आइडियोलॉजीज़ भी आ रही हैं, ठीक है। थॉट प्रोसेस जो उस समय लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी वो भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से स्टडी कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक तो मैं इवेंट्स पढ़ रहा था और एकदम से बीच में ये आइडियोलॉजी आ गई, ठीक है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। दैट इज़ वाई सीक्वेंस से अगर आप लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हमने कोशिश की है कि आइडियोलॉजीज़ जब आ रही हैं तो उनको इवेंट से कनेक्ट कर सकें, है ना, ताकि आपको सब कुछ बिखरा बिखरा ना लगे, जबकि सारा कुछ आपको सिस्टमैटिक एक साथ पढ़ना है। फाइन, चलो। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि किस तरीके से लोग मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं, कैसे ग्रेट पावर्स मिलकर नेपोलियन को हरा देंगी, है ना, और उसने जितने भी चेंजेस किए थे उनको ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू अंडू करने की कोशिश करेंगे ना, दोबारा से पहले जैसा करने की कोशिश करेंगी, राइट। फिर कंजर्वेटिज्म आएगा, उसका मतलब क्या है, वो कैसे मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है बट स्टिल जो कंजर्वेटिव पावर्स हैं उनको बचाने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ हम अभी तक देख चुके हैं, राइट। आज हम एक नई आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रोमांटिसिज्म, ठीक है। और किस तरीके से ये वर्क करती है, किन लोगों को ज़्यादा फोकस रखा गया इसमें या किसको प्रायोरिटी दी गई, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। रोमांटिसिज्म, romantic imagination and national feeling. Culture played an important role in creating the idea of nation, ठीक है। अभी देखो, अभी तक जितना भी नेशनलिज्म हमने पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ ये देखा कि कैसे मिडिल क्लास है या जिन लोगों को रिसोर्सेज की कमी हो रही थी, जो टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे, वो लोग सामने आ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रोमांटिसिज्म है, ये रोमांटिक इमेजिनेशन है, ये एक आइडियोलॉजी कल्चर को ज़्यादा सेंटर में रख कर देखती है, ठीक है। इसका ये मानना है कि कल्चर जो है वो नेशनलिज्म में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। ऑब्वियस ही बात है, नेशनलिज्म को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से फील कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति वॉर में लड़ने नहीं जा रहा है या जो व्यक्ति आर्मी का हिस्सा नहीं है, वो किस तरीके से अपने नेशनलिज्म को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कल्चर एक रोल प्ले करता है। वो अपनी पोइट्रीज़ के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, फोक सॉन्ग्स या फिर म्यूज़िक के थ्रू, आर्ट के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू क्या कर सकता है, अपने नेशनलिज्म को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने किससे जोड़ कर रखा है, कल्चर से जोड़ कर रखा है। रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ठीक है। रोमांटिसिज्म एक इस तरीके का कल्चरल मूवमेंट था, एक इस तरीके की आइडियोलॉजी थी जिसने कल्चर को रखा सेंटर में और फिर बोला कि भाई अब आप नेशनलिज्म के प्रति एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है। एक बहुत ही क्लोज सेंटिमेंट लोगों के बीच में इमर्ज करो, ठीक है। कैसे होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने किसी बिलव्ड का या पेरेंट्स का या फैमिली का आप एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। आप जिस तरीके से इन लोगों से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो आपको इनकी परेशानी अपनी परेशानियाँ लगने लगती है, ठीक है। आप कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर यहाँ कुछ परेशानी है तो हम कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। यहीं पर हमने नेशन को एक बिलव्ड की तरह देखने की बात करी है, फाइन। और ये कैसे होगा, जब हम कल्चर को उसमें जोड़ेंगे, ओके। अब अगर मैं आपको एक बहुत ही वेग सा एग्जाम्पल देने की बात करूँ तो जैसे कि अभी हमने देखा कि इंडिया ने जीता वर्ल्ड कप, राइट। अब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो इंडिया के लोग उसको सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, जैसे कि वो खुद गए थे उस टीम में लड़ने के लिए, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। ये भी लोगों का नेशनलिज्म है। यहाँ पर भले हम अपनी कंट्री को किसी एनिमी से बचाने की बात नहीं कर रहे या वॉर लड़ने की बात नहीं कर रहे, राइट, या इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम एक ऐसे गेम की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली सिर्फ एक गेम नहीं है, वो एक कल्चर है, ठीक है। वो एक इमोशन है लोगों के लिए, राइट। तो जब लोग सिर्फ वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं या बॉर्डर पे लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल अपने नेशन के साथ एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जोड़ रहे हैं, ठीक है, अपने आप को अपने नेशन से जोड़ कर देख रहे हैं, ये भी नेशनलिज्म है। और जनरली इसमें जो कल्चर रोल प्ले करता है उसको रोमांटिसिज्म कहा गया है, ठीक है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स, जो लोग रोमांटिसिज्म को
एम्फेसाइज कर रहे थे या उसको ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उनका ये कहना था, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया किसको, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। रीज़न हियर मीन्स लॉजिक, ठीक है। इनका ये कहना था कि हर समय आप लॉजिक या साइंस की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेशनलिज्म इससे भी आगे है, ठीक है। कल्चर जो है, इमोशन जो है, इंट्यूशंस जो हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप नेशनलिज्म फील करते हैं, जब आप लोगों के बीच में नेशनलिज्म को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। सो दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। इनका मतलब क्या है? मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एक्सप्रेस शायद उतने अच्छे से ना कर पाएँ, दूसरों को ना बता पाएँ, समझा पाएँ, लेकिन आपको फील होती है, ठीक है। इंट्यूशन मतलब जो आपकी गट फीलिंग होती है, आपको पता होता है कोई भी चीज़, इसका कोई लॉजिक या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है आपके पास, लेकिन समवेयर इन द बैक ऑफ आवर माइंड हमें पता होता है कि हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा इंट्यूशन है, राइट। सो रोमांटिसिज्म फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो दिख नहीं सकते, जो जिनको हम छू नहीं सकते, बट दे आर एग्जिस्टिंग, इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। हेरिटेज मतलब धरोहर, ठीक है। लोगों को नेशन से जोड़ने के लिए क्या बताया गया कि आपको एक कॉमन कल्चर या कॉमन पास्ट, कॉमन हेरिटेज से जब हम लोगों को जोड़ेंगे ना, तब वो नेशनलिज्म समझ पाएंगे, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम सारे लोग मिलकर एक कॉमन कल्चर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारी एक कॉमन लैंग्वेज है, हमारे कुछ कॉमन फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स हैं, ठीक है। तब लोग जाकर उनके अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने नेशन के प्रति एक फीलिंग, एक सेंटिमेंट इमर्ज होगा, और साथ में वो अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से जोड़ पाएंगे। यूज़ ऑफ फोक सॉन्ग्स, डांसेस, फोक पोइट्रीज, ऑब्वियसली दीज विल बी दी मेथड्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल इन द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। ज़मीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने के ये सबसे अच्छे तरीके होते हैं। एम्फेसिस ऑन वर्नेकुलर, वर्नेकुलर हियर मीन्स लोकल, ठीक है। मतलब कि अपनी भाषा जो होती है वो भी आपको आपके नेशन से जोड़ती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी बताती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं आप फॉरेन कंट्री में किसी काम से गए, ठीक है, मान लो आपकी जॉब है फॉरेन कंट्री में। अब आपको फॉरेन कंट्री में अगर हिंदी बोलने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, ठीक है, या इंडियन कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, तो आप उससे जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक कॉमन आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं आप, एक कॉमन डॉट ढूंढ रहे हैं जो आपको दूसरे से कनेक्ट करेगा, और आप दोनों फिर मिलकर अपनी कंट्री से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका वर्नेकुलर लैंग्वेज का एक पावर, या फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस जो है इनकी एक पावर होती है, ठीक है, एक कल्चरल इंपॉर्टेंस होती है। स्प्रेडिंग मैसेज टू द इलिटरेट्स ऑल्सो, दिस वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इलिटरेट्स भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन थे, है ना। अगर आप उनको छोड़ देंगे तो फिर नेशनलिज्म सारे लोगों में कहाँ आएगा, ग्रास रूट लेवल पर कहाँ आ पाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की मदद से जो इलिटरेट्स थे उनको भी नेशनलिज्म के स्फीयर में कवर किया गया। तो ये थी हमारी रोमांटिसिज्म की एक आइडियोलॉजी। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने मिल जाएगा पोलैंड में, ठीक है, जिसने लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस किया। देखते हैं कैसे। पोलैंड पार्टीशन्ड बाय रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, बट स्टिल नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। जैसे कि इन कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ठीक है, वैसे ही इन्होंने मिलकर पोलैंड को कैप्चर किया और उसको डिसइंटीग्रेट किया, उसको तोड़ दिया, ठीक है, पार्टीशन कर दिया उसका, ठीक है। लेकिन फिर भी पोलैंड अलग अलग बिखर जाने के बाद भी यहाँ के लोगों ने कॉमन लैंग्वेज को, उनकी वर्नेकुलर लैंग्वेज, फोक सॉन्ग्स, इन सारी चीज़ों की मदद से अपने अंदर नेशनलिज्म को जिंदा रखा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? पोलैंड के कॉमन मासेस की, ठीक है, कॉमन पीपल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्टिल नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। कैरल कुरपिंस्की, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड माजुरका। ये दोनों क्या है? ये फोक डांस है, पोलैंड के फोक डांस हुआ करते थे, पोलोनाइज एंड माजुरका। इनको नेशनलिस्ट सिंबल बनाया, ठीक है। नेशनलिस्ट सिंबल का मतलब क्या होता है कि जगह जगह पर इन्होंने ये जो फोक डांसेस थे इनको परफॉर्म किया, ठीक है, अपने म्यूज़िक के थ्रू, ओपेरास के थ्रू क्या किया, लोगों के बीच में ये बताने की कोशिश करी कि नो मैटर पोलैंड को आप पार्टीशन कर दो या पोलैंड को अपने अंदर कैप्चर कर लो, फिर भी हमारी जो कॉमन हेरिटेज है, जो कॉमन कल्चर है, उससे हम तो हमेशा पोलैंड के ही लोग रहेंगे, ठीक है। और इनको क्या किया? नेशनलिस्ट सिंबल बनाया, मतलब रेवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस बताने का भी यहाँ पर एक काम किया है कॉमन कल्चर ने। लैंग्वेज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। यूज़ ऑफ पॉलिश लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज क्या है? पोलैंड की लैंग्वेज जो है उसको बोलेंगे पॉलिश लैंग्वेज। एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड। फाइनली रशिया जो है वो पोलैंड को अपने अंदर कैप्चर कर लेती है,
और फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो पोलिश भाषा है उसका यूज़ बैन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन लोग फिर भी अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज को, पोलिश लैंग्वेज को यूज़ करते रहते हैं, ये बताने के लिए कि ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रगल, ठीक है। हम आपसे इंडिपेंडेंस चाहते हैं और ये हमारे स्ट्रगल करने का एक तरीका है कि आप हमें हमारी लैंग्वेज बोलने से मना कर रहे हो, स्टिल वी आर डूइंग द सेम, ठीक है। तो ये थी हमारी रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी और उसका एक एग्जाम्पल पोलैंड, है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये जो टॉपिक आप पढ़ते हैं ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पर ये जुड़ते कैसे हैं ये हमें सीखना है, राइट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब देखो, अभी हमने देखा रोमांटिसिज्म में कि कल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, लेकिन बहुत सारी दूसरी समस्याएं थी जिसके कारण जो कल्चर है या जो नेशनलिज्म है वो थोड़ा फीका पड़ने लग जाएगा, ठीक है। अब कौन सी परेशानियाँ होंगी? इकोनॉमिक परेशानियाँ होंगी, ठीक है, या फिर लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी। 1830s में क्या हुआ? ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस चालू हुए, ठीक है। स्कैरसिटी रिसोर्सेज की चालू होने लग गई वहाँ पर, राइट। इंक्रीज पॉपुलेशन, अभी एक समस्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज अपने आप कम लगने लग जाएंगे, और अगर ऐसे में बैड हार्वेस्ट हुआ या ड्रॉट जैसी कंडीशन आ गई तो और ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। इंक्रीज पॉपुलेशन, अनदर प्रॉब्लम वाज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रूरल पीपल क्या करने लगे? सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करने लगे। अब रूरल पीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के कारण, है ना, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में सिटीज़ में मूव करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं क्योंकि पूरे यूरोप की हालत एक जैसी है। तो यहाँ पर ओवर क्राउडेड स्लम्स बन जाएंगे, ठीक है, ओवर क्राउडेड स्लम्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब यहाँ पर जो लोकल बिजनेसमैन थे या लोकल ट्रेडर्स थे, इनको परेशानियाँ ये होने लगी कि ये जो सामान अपनी कंट्री में बना रहे थे वो महंगा लग रहा था, ठीक है। क्यों महंगा लग रहा था? क्योंकि इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स आ रहे थे इनके मार्केट में जो इनके सामने सस्ते लगते थे और लोग इनको परचेज कर रहे थे। एक बहुत टफ कंपटीशन इनको फेस करना पड़ रहा था। अब देखो, हम बात तो यूरोप की ही कर रहे हैं और इंग्लैंड भी यूरोप का ही एक हिस्सा था, तो फिर ये क्या परेशानी चालू हो रही है ना। ये परेशानी है कि बाकी जगह, बाकी यूरोप से सबसे पहले ज़्यादा बाकी यूरोपियन कंट्रीज से पहले कहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया? इंग्लैंड में, ठीक है। तो एक एडवांटेज किसको मिल रहा है? इंग्लैंड को, ठीक है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर। तो जैसे इंग्लैंड बाकी कॉन्टिनेंट्स के लिए, इंडिया, अफ्रीका, इन सारे कॉन्टिनेंट्स के लिए एक टफ कंपटीशन बना हुआ था, वैसे ये अपने ही कॉन्टिनेंट के बाकी कंट्रीज़ के लिए भी एक कंपटीशन बना बैठा था यहाँ पर, ठीक है। पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। पीजेंट्स अलग परेशानियों में थे, क्यों? क्योंकि स्टिल दे हैव टू गिव फ्यूडल ड्यूज, ठीक है। फ्यूडल ड्यूज जो पहले कैंसिल हो चुके थे वो दोबारा से चालू हो गए थे, दोबारा से उनको टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, और क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्कैरसिटी आ रही है, तो वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे। 1848 में क्या हो गया? फूड शॉर्टेज, ठीक है, एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट पीपल ऑफ पेरिस ऑन रोड्स। जब 1848 में फूड शॉर्टेजेस होने लगी, लोग खाना नहीं खा पा रहे, अपनी फैमिलीज़ को फीड नहीं कर पा रहे और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो खाना नहीं खरीद पाएंगे, और खाना ऑलरेडी कम है, ठीक है, मतलब कि फूड स्कैरसिटी है तो खाना महंगा हो जाएगा, डिमांड सप्लाई रूल, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाना ऑलरेडी महंगा है तो वैसे भी नहीं खरीद पाएंगे। इसके कारण पेरिस के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा भड़क गए थे, इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि वो सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आ गए, इट मीन्स दे आर डूइंग प्रोटेस्ट, फाइन। अब इसमें लुइस फिलिप, जिसको पहले बर्बन डायनेस्टी को हटाकर क्या बना दिया था? लुइस फिलिप को एक मोनार्क बना दिया था। वो मजबूर हो जाता है अपनी जगह को छोड़कर जाने के लिए, ठीक है, मतलब कि उसको एक तरीके से अपनी पोजीशन से हटना पड़ता है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड, नेशनल असेंबली कौन सी बॉडी थी ये? जो इलेक्शन कराना चाह रही थी, ठीक है, पार्लियामेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफ्राज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स। अब अगर आप इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली कहानी को कंपेयर करते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली कहानी में हमने देखा था कि जो नेशनल असेंबली होती है वो एक्टिव सिटीजन्स बनाती है मेल्स को, वो भी जो अबव 25 ईयर्स ऑफ एज थे, और साथ में एक लेबर की 3 दिन की वेजेस के बराबर, एक लेबर की 3 दिन की वेजेस के बराबर टैक्स पे कर सकते थे,
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो दोबारा नेशनल असेंबली एक्टिवेट हो रही है, इसने क्या कर दिया है, सफराज की एज यानी वोटिंग राइट की एज कितनी कर दी है, 21 ईयर्स, है ना। एंड गारंटीड राइट टू वर्क। राइट टू वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल असेंबली भी समझ चुकी थी कि जो कॉमन मासेज हैं उनकी परेशानी यही है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। सो दे गारंटीड नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी प्रोवाइडेड विद दी वर्क, फाइन। तो ये था नेशनल असेंबली के पास एक मौका जब लुइस फिलिप को भगाकर इन्होंने क्या किया, एक रिपब्लिक को क्लेम किया, मतलब कि अब हम इलेक्शन करवाएंगे और अब हम लॉ बनाएंगे, अब हम रूल करेंगे। यहाँ पर एक और कंडीशन आपको यहाँ पर एक छोटा सा केस देखने को मिलेगा, वीवर्स एंड सिलेसिया, ठीक है, कि मतलब वीवर्स जो थे यहाँ पर इनकी एम्प्लॉयमेंट पर एक क्वेश्चन उठ रहा था, राइट, एक डेंजर था इनकी एम्प्लॉयमेंट पर। सिलेसिया इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, कहानी है 1845 की। यहाँ पर क्या होगा कि जो लोग बड़े मर्चेंट्स थे या ट्रेडर्स थे, ये वीवर से कपड़े बनवाते थे, उनसे रॉ मटेरियल लेते थे और फिनिश प्रोडक्ट बनवाते थे। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने ऑर्डर तो दे दिए लेकिन उसके बाद उसके प्राइस कम कर दिए, है ना। इट्स लाइक कि आपसे काम करा लिया जाए और आपको बाद में जितनी प्रॉमिस्ड इनकम थी उससे कम इनकम दी जाए, ठीक है, कम सैलरी दी जाए। यही केस किसके साथ हुआ, वीवर्स के साथ इन सिलेसिया। रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, वीवर्स ने मिलकर रिवोल्ट किया किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। ये कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स एंड गिव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल, जो इनको वीवर्स को रॉ मटेरियल्स देते थे और उनसे फिनिश टेक्सटाइल का ऑर्डर देते थे, ठीक है। बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, लेकिन उनकी पेमेंट कम कर देते थे, यानी कि ऑर्डर तो दे दिया बट स्टिल उनकी पेमेंट को कम कर दिया, जितना पहले प्रॉमिस किया था उससे कम पेमेंट उनको दी जाती थी, ठीक है। तो वीवर्स की कंडीशन वैसे भी बहुत ज़्यादा मिजरेबल, बहुत ख़राब थी एंड दे वर डेस्परेट फॉर जॉब, ठीक है। और अगर वीवर्स मना करते थे कि नहीं हम इतने कम पेमेंट में आपको सामान सप्लाई नहीं करेंगे, है ना, फिनिश प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो ये उनको ऑर्डर ही नहीं देते थे। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है, जो एम्प्लॉयड थे उनमें भी अब उनकी भी काम उनके हाथ से जा रहे हैं, राइट। सो दे वर डेस्परेट फॉर जॉब्स। एडवांटेज टुक बाय कॉन्ट्रैक्टर्स हु रिड्यूस प्राइसेस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर। और जब उन्होंने देखा कि भाई वीवर्स जो हैं वो डेस्परेट हो रहे हैं काम के लिए, तो इन्होंने और ज़्यादा प्राइसेस को कम करना चालू कर दिया। जून 4 को क्या होगा, वीवर्स मार्च्ड इन पेरिस अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस, दे वर थ्रेटन्ड। वीवर्स जो हैं जब इनको समझ में आएगा कि नो मैटर हम कितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को, मतलब कितना भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को ना कह दें कि हम उनको सामान नहीं देंगे, तो वो हमारे ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि वो पावरफुल हैं, है ना, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, क्योंकि वो पावरफुल हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। लेकिन स्टिल जब उन्होंने देखा कि सारे ही वीवर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो दे टुगेदर वर्कड टुवर्ड्स द मेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जो उनको ऑर्डर देते थे, और उनसे बोला गया कि भाई आप हमारी पेमेंट को इंक्रीज़ करिए, इस तरीके से हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर क्या किया, वीवर्स को डराने धमकाने की कोशिश की, राइट। ग्रुप्स फोर्स्ड देयर वे इनटू हाउसेस एंड स्टोर हाउस, प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ, टॉर्न देम, ठीक है। अब जब उनकी बात नहीं मानी गई, ठीक है, उनकी पेमेंट्स बनाने की बात जब नहीं मानी गई, तो इन्होंने क्या किया, अ ग्रुप ऑफ वीवर्स, ये फोर्सफुली कहाँ चले जाते हैं, मेंशन में घुस जाते हैं, किचन और स्टोर हाउसेस में घुसते हैं, और वहाँ से जो भी इनको सामान मिलता है, ठीक है, फिर चाहे वो फूड ग्रेन्स हो या स्टोर हाउसेस से इनको जो क्लोथ्स मिलते हैं, ठीक है, उनको उठाते हैं और उनको फाड़ देते हैं इन प्रोटेस्ट, राइट। कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्टर भाग जाएगा, ठीक है, कहाँ भागेगा, नेबरिंग विलेज में जाएगा, लेकिन वहाँ के लोग मना कर देंगे कि हम इस तरीके के व्यक्ति को जो वीवर्स को परेशान कर रहा है या जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको शेल्टर नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ से भी भाग जाते हैं और फाइनली ये जो एक कॉन्ट्रैक्टर भागेगा, ये अपने साथ बाद में एक आर्मी को लेकर आएगा, ठीक है, कन्विंस करके आर्मी को लेकर आएगा 24 आवर्स के बाद, और 11 वीवर्स को मार देगा, ठीक है, मतलब आर्मी जो है वो 11 वीवर्स को मारेगी। तो इससे बहुत ज़्यादा डर किसके बीच में फैल जाएगा, वीवर्स के बीच में, राइट। तो ये हम एक तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या है, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होकर काम कर रहे हैं, इस तरीके से डर डर के काम कर रहे हैं, है ना। और एक कॉन्ट्रैक्टर, थिंक अबाउट इट, एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक कमर्शियल क्लास का व्यक्ति, ठीक है, जो बिजनेस कर रहा है, वो अगर इतनी पावर रख रहा है तो यहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो कितनी डेंजरस होगी, ठीक है, कि आर्मी उसके कहने पर 11 वीवर्स को मार दे रही है। चल, अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसके पैरेलली मतलब साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ एक और कहानी चल रही थी, वो क्या थी, 1848 में जो लिबरल्स थे उनका रेवोल्यूशन। मतलब लिबरल, देखो एक बात समझनी ज़रूरी है,
कि सोसाइटी से आइडियोलॉजीज़ ख़त्म नहीं होती, अपडेट होते हैं लोग, आइडियोलॉजीज़ को अपडेट करते हैं, सोच समझ बदलती है लोगों की, लेकिन कोई भी आइडियोलॉजी कम्प्लीटली सोसाइटी को छोड़कर नहीं जाती। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था कि लिबरलिज्म आया, राइट, लिबरलिज्म आया, उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में लिबरल नेशनलिज्म आ रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा रोमांटिसिज्म आ रहा है। तो अगर रोमांटिसिज्म आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लिबरलिज्म सोसाइटी से चला जाएगा, ठीक है, या फिर कंजर्वेटिज्म आ रहा है तो लोग नेशनलिज्म को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी वो अलग अलग आइडियोलॉजीज में भरोसा करते हैं और उनको ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। चलो, पैरेलल रिवॉल्यूशन बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब यहाँ पर हमने देखा कि वीवर्स जो थे या जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, वो अपनी अपनी जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर एक एजुकेटेड मिडिल क्लास बनती है। ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास मतलब पढ़ी लिखी है और मिडिल क्लास भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज के पास हैं। ठीक है, वो करेगी एक रेवोल्यूशन, जस्ट लाइक पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्व्ड पीजेंट्स। जैसे कि पीजेंट्स, वीवर्स, पुअर पीपल, ये सारे लोग अपनी जगह पर रेवोल्यूशन कर रहे थे। एक एजुकेटेड मिडिल क्लास भी आती है जो रेवोल्यूशन करेगी और यही इसको आगे बढ़ाएगी। क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग रिसोर्सेज। फ्रांस में 1848 में एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क यानी लुइस फिलिप जो थे, इनको एब्डिकेट, इनको गिरफ्त में लिया जाता है। एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफराज इंस्पायर्ड अदर नेशन। और ये जब एब्डिकेशन होता है, मतलब मोनार्क को जब एक तरफ रखते हैं तो क्या बोलते हैं कि अब हम रिपब्लिक बना रहे हैं। ठीक है, रिपब्लिक बनाएंगे और सारे मेल मेंबर्स को यहाँ पर हम वोटिंग राइट दे रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, दूसरी कंट्रीज़ भी इंस्पायर होती हैं कि ये जो यूनिवर्सल मेल सफराज है ये हमको देना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 21 ईयर्स ऑफ एज वाली बात है ना, ये सेम उसी बारे में आपको बता रहा है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर नॉट एग्जिस्टिंग येट। अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स अभी तक एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। ठीक है, मतलब जो नेशन स्टेट हम अभी तक समझ रहे हैं वो अब इमर्ज होंगे आगे। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था कि मॉडर्न स्टेट से लोग नेशन स्टेट बनना चाहते थे, तो नेशन स्टेट का एक आइडिया लोगों के दिमाग में था, लेकिन कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, राइट। जैसे जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं थे, है ना, ये अलग अलग एम्पायर्स बने हुए थे जो लड़ रहे थे आपस में। ठीक है, या तो टेरिटरीज के लिए लड़ रहे थे या तो रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे थे। मैन एंड वुमेन of liberal middle classes demanded for constitutionalism and national unification। अब मिडिल क्लास के, एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो मैन एंड वुमेन थे, वुमेन को हम एक्टिवली यहाँ पर देख नहीं रहे हैं कि कभी भी उसको वोटिंग का अधिकार मिला है, लेकिन फिर भी वुमेन कंटिन्यूसली क्या कर रही हैं, एक्टिवली मतलब पॉलिटिकली एक्टिव होने की कोशिश कर रही हैं। एंड दे आर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। मतलब अब ये इस तरीके से छोटे छोटे एम्पायर में टुकड़े बनकर नहीं रहना चाहते। दे वांटेड टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। इन जर्मनी मिडिल क्लास ग्रुप्स मेक पॉलिटिकल एसोसिएशन टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट इज द नेम ऑफ द सिटी। और यहाँ पर जो जर्मनी के लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, ये क्या करने वाले हैं, ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना लेते हैं। ठीक है, किस लिए? अपनी डिमांड्स को सामने रखने के लिए। एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, और ये साथ में क्या कोशिश करते हैं कि हम जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना रहे हैं, इसकी मदद से हम एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को क्रिएट करेंगे। ऑल जर्मन मतलब कि जर्मनी के सारे एरियाज जो डिसइंटीग्रेटेड थे, अलग अलग थे ना, मतलब कहीं ना कहीं अब यहाँ पर यूनिफिकेशन के आइडियाज़ आने लग गए हैं। किसके आइडियाज़ आ रहे हैं? यूनिफिकेशन मतलब कि किसी भी कंट्री के सारे अलग अलग जो हिस्से हैं उनको जोड़कर एक नेशन बनाने के बारे में, राइट। 18 में 1848 को क्या होगा, 831 मेंबर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और 1848 में 831 मेंबर्स फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि कैसे बना पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि मोनार्क को इन्होंने धरा लिया एक तरफ। ठीक है, फॉर जर्मनी टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। स्टिल अभी तक ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट तो बना रहे, लेकिन स्टिल मोनार्की का जो आइडिया है वो कम्प्लीटली यहाँ से जा नहीं रहा है ना, वैनिश नहीं हो रहा है मोनार्की का आइडिया। तो अगेन मोनार्की ही रूल करेगी, लेकिन एक पार्लियामेंट होगी और कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही। ठीक है, मतलब नाम मात्र की मोनार्की को यहाँ पर रखा जा रहा है। डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन। देखो
अब समस्या ये है कि लोग ने नेशनल असेंबली भी बना ली, वोट भी कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, पार्लियामेंट भी डिसाइड कर लिया, लेकिन मोनार्क भी तो ढूंढना ज़रूरी है। तो मोनार्क किसके, मतलब ये ऑफर रखा जाएगा कि भाई आप मोनार्क बनेंगे, किसके सामने रखा जाएगा? प्रशिया के जो राजा होंगे फ्रेडरिक विल्हेम फोर। फ्रेडरिक विल्हेम फोर, विलियम से इसको मिसअंडरस्टूड ना करें, विल्हेम है ये, ठीक है। तो डेप्यूटीज़ जो होंगे, डेप्यूटीज़ मतलब जिन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई है, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, ये लोग क्या करेंगे? ये क्राउन यानी कि मोनार्क बनने के लिए किसको ऑफर देंगे? फ्रेडरिक विल्हेम फोर, द किंग ऑफ प्रशिया। लेकिन ये मना कर देंगे, जो किंग ऑफ प्रशिया हैं ये मना कर देंगे कि हमें नहीं बनना आपके ये जो एक आप पार्लियामेंट्री एक मोनार्की बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसका हमें हिस्सा नहीं बनना है। एंड ही जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। इसका कारण एक ये भी था कि अब ये जर्मनी और प्रशिया, मतलब प्रशिया क्या है? बेसिकली प्रशिया जर्मनी का एक हिस्सा है। अब प्रशिया एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उस समय जब जर्मनी डिसइंटीग्रेटेड था तो उसका एक नॉर्दर्न हिस्सा था जिसका नाम था प्रशिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? बाकी मोनार्क को के साथ ज्वाइन कर लेंगे, उनके साथ एक ग्रुप बना लेंगे और ये बोलेंगे कि भाई जो नेशनल असेंबली इन्होंने बनाई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया है, इसका हम अपोज करेंगे, ठीक है। Opposition of aristocracy and military became stronger, but the social base of parliament eroded. ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई ये जो मोनार्क मिलकर क्या कर रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो मिलकर अपोज कर रहे हैं नेशनल असेंबली का, ये स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट का जो सोशल बेस है वो ख़त्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समस्या ये आएगी कि जो मिडिल क्लास है उसके इंटरेस्ट सामने नहीं रखे जा रहे, राइट। Parliament was dominated by middle class who resisted the demands of workers and artisans. मिडिल क्लास के भी स्ट्रेटा होते हैं, लेवल होते हैं, ठीक है। अपर मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो वर्कर्स और पीजेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर समस्या ये थी कि पार्लियामेंट कौन डोमिनेट कर ले रहा था? मिडिल क्लास, और उसमें भी अपर स्ट्रेटा। तो मिडिल क्लास का लोअर स्ट्रेटा और ये जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे, आर्टिशंस जो थे, इनकी डिमांड नहीं रखी जा रही थी। तो इन लोगों ने जो इनका सपोर्ट था नेशनल असेंबली को, उससे हाथ पीछे खींच लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का वो इरोड होने लगा, मतलब वो घटने लग गया, कम होने लग गया, ठीक है। इवेंचुअली लॉस्ट देयर सपोर्ट। किसका सपोर्ट? वर्कर्स, आर्टिजन्स और जो पीजेंट्स थे उनका सपोर्ट नेशनल असेंबली से हट जाता है। ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। और कौन जीत जाएगा यहाँ पर? जो मोनार्क थे, है ना, ये जो प्रशिया के रूलर थे विल्हेम, ठीक है, विलियम फोर, ये ट्रूप्स को बुलाएंगे और असेंबली को फोर्स करेंगे, मतलब फोर्सफुली असेंबली को ख़त्म कर दिया जाएगा, डिसबैंड कर दिया जाएगा। Women participated actively, formed associations and newspaper, but still denied suffrage rights during the election of the assembly. ठीक है, नेशनल असेंबली की डिमांड ऑल्दो मेन और वुमेन दोनों ने रखी थी, स्टिल हमने वोटिंग का, मतलब स्टिल वोटिंग का राइट किसको मिल गया? वहाँ पर मेन को मिला, लेकिन वुमेन के इतने एक्टिव पार्टिसिपेशन के बाद भी, इतने एफर्ट्स के बाद भी उसको अभी तक क्या नहीं मिला है? वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है, राइट। Monarch realized revolution and repression cycle could only be stopped by granting concessions to liberal nationalist revolutionaries. अब देखो, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, हमने एक चीज़ देखी कि रेवोल्यूशनरीज रह कर भले थोड़े समय तक उनके रेवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया जाए, उनकी डिमांड्स को अवॉइड कर दिया जाए, लेकिन स्टिल दोबारा से ये चीज़ें आएंगी। मतलब एक कंटिन्यूस साइकिल बनी हुई थी कि हर थोड़े थोड़े समय बाद रेवोल्यूशनरीज जागेंगे और रेवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस जो है वो सोसाइटी में बना रहेगा। मोनार्क को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि भैया ये रेवोल्यूशन और रिप्रेशन, रेवोल्यूशन मतलब रेवोल्यूशनरीज आके रेवोल्यूशन करते हैं और हम उनको बार बार रिप्रेस, उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये साइकिल कब बंद हो पाएगी? जब हम लिबरल नेशनलिस्ट लोग जो हैं, ठीक है, लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी लोग जो हैं उनको कंसेशन दे देंगे, मतलब उनकी कुछ डिमांड्स को मान लेंगे, तभी ये कहीं ना कहीं जाकर रेवोल्यूशंस को कम करेंगे, ठीक है। और ये चेन जो है ये ब्रेक हो पाएगी, तो हम ताकि कुछ डेवलपमेंट भी कर पाएंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे, किस तरीके के चेंजेस लेकर आएंगे? ये सर्फडम और बॉन्डेड लेबर की जो पॉलिसीज़ होंगी उनको अबॉलिश कर देंगे, ठीक है, कि मतलब अब से कोई भी सर्फ नहीं बनेगा। सर्फ मतलब एक तरीके का स्लेव हम कहें, जो फ्यूडल लॉर्ड्स के खेतों पर काम तो करेगा, साथ में उनके घरों में या कभी आर्मी में ज्वाइन करना पड़ा तो इसको कंपल्सरीली आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से उनकी खुद की कोई पर्सनल चॉइस नहीं चल रही थी। एंड बॉन्डेड लेबर्स यानी कि बंधुआ मजदूर,
कि अगर आपसे एक बार किसी व्यक्ति ने लोन ले लिया किसी फ्यूडल लॉट से और अगर वो उसको रीपे नहीं कर पा रहा, अब वो जीवन भर आपके लिए काम करेगा, ठीक है। ही कैन नॉट से नो टू यू। दिस वॉज दी पॉलिसी ऑफ बॉन्डेड लेबर। इन सारी चीज़ों को अबॉलिश किया गया ताकि लिबरल नेशनलिस्ट लोग थोड़ी बहुत अपनी डिमांड की भरपाई होने के बाद शांत बैठ सकें, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं होगा अभी। क्यों? क्योंकि और रेवोल्यूशंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि किस तरीके से थोड़ी बहुत डिमांड्स को पूरा किया गया, जहाँ पर नेशनल असेंबली फिर से बनी, कॉन्स्टिट्यूशन फिर से ड्राफ्ट हुआ, लेकिन फिर से मोनार्क ने मिलकर उसको क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया और उसको नेशनल असेंबली पूरी तरीके से डिसबैंड हो चुकी है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी ज़रूरी है कि जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, मेकिंग ऑफ जर्मनी से हमें एक बात समझ में आएगी कि रेवोल्यूशनरीज भी जर्मनी को एक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, लेकिन नहीं कर पाए। बट स्टिल अब यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होंगी, जो मोनार्क होंगे, उनको एक चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में ही या मेकिंग ऑफ जर्मनी में ही हमारा भला है। और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जिम्मेदारी लेते हैं और कैसे कैसे चेंजेस लाते हैं और जर्मनी को यूनिफाई करते हैं। फिर उसके बाद कैसे इटली का यूनिफिकेशन होगा, फिर ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन होगा, लेकिन उसकी कहानी अलग है, एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं भी समस्या है, कोई भी डाउट है, कुछ पॉइंट रह गया, नहीं समझ में आया, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या, मैं खुद ही अकेले काम कर रही हूँ, ठीक है। मतलब एक अकेले व्यक्ति के लिए नोट्स बनाना, फिर वीडियोस बनाना, उनको एडिट करना, पोस्ट करना टाइमली, थोड़ा सा टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है और साथ में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसे में आपके एक लाइक, एक कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, राइट। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।